हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम आपको आज करवाने वाले हैं परिणामित्र ट्रांसफार्मर और एकल कला मोटर मतलब सिंगल फेज मोटर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसको आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। परिणामित्र ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें क्या होता है, N2 का मान N1 से ज़्यादा होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है K का मान और N2 का मान होता है N1 से ज़्यादा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 का मान N2 से ज़्यादा होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात जो होता है इसका मान 1 से कम होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। ये अभी आपको याद रखना है। उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट या वायु क्रूड से निर्मित होती है। जो उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो कोर होती है वो किससे निर्मित होती है, फेराइट या वायु क्रूड से निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर स्थैतिक युक्ति होने के कारण इसमें घर्षण हानियाँ शून्य होती है। ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह एक स्थैतिक युक्ति होने के कारण। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कोर जो है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है तथा इसमें आवृत्ति, शक्ति व वोल्टता प्रति टर्न नियम क्या होते हैं, नियत होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। ये किस में परिवर्तन करता है, वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है। इसमें नियत क्या क्या होते हैं, आवृत्ति होती है, शक्ति होती है, वोल्टता प्रति टर्न नियम जो है ये कांस्टेंट होते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम कहते हैं तथा यह मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। कौन से प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है हम ध्वनि? ये होती है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है हम ध्वनि। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों केवल AC पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, केवल AC पर कार्य करता है। यदि इसे DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्या जाएगी, हो जाएगी, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी यदि इसे DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF स्थैतिक EMF कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF होता है वो कैसा होता है, स्थैतिक EMF होता है। जबकि जनरेटर की बात करें तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF कैसा होता है, गतिशील EMF होता है। ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण क्या होता है, ERMS बराबर 4.45 MFN। क्या होता है ये ट्रांसफार्मर का समीकरण, क्या होता है, ERMS बराबर 4.445 MFN। ये ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण है। ट्रांसफार्मर में मुख्य फ्लक्स जो है, लीकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो मुख्य फ्लक्स होता है इसका मान किस पर निर्भर करता है, सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जबकि लीकेज फ्लक्स का मान किस पर करता है, भार धारा पर, लोड करंट पर निर्भर करता है लीकेज फ्लक्स का मान, ठीक है। अब बात करते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है कितनी होती है, 100% होती है। वोल्टता नियमन शून्य होता है। कोर की पारगम्यता अनंत व प्रतिष्ठंभ क्या होता है, शून्य होता है। कोर की पारगम्यता क्या होती है, अनंत होती है, वो प्रतिष्ठंभ क्या होता है, शून्य होता है। ट्रांसफार्मर में लो लोड करंट का मान फुल लोड करंट के केवल 2 से 3% के मध्य होता है। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होती है उसका मान फुल लोड करंट मतलब पूर्ण भार का केवल 2 से 3% के मध्य होता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर परीक्षण के बारे में। दोस्तों, एक होता है लघु परिपथ परीक्षण। इसमें कॉपर हानियाँ ज्ञात किया जाता है। कौन सी हानि ज्ञात की जाती है, कॉपर हानि ज्ञात की जाती है ट्रांसफार्मर में लघु परिपथ परीक्षण के द्वारा। एक होता है खुला परिपथ परीक्षण। इसमें आयरन हानियाँ, कोर हानियाँ ज्ञात करने के लिए हम किस परीक्षण का उपयोग करते हैं, खुला परिपथ परीक्षण का उपयोग करते हैं। एक और होता है संपनर परीक्षण जिसे हम बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। ये
तापमान वृद्धि व दक्षता ज्ञात करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, संपन्न परीक्षण या फिर बैक टू बैक परीक्षण का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। अब देख लेते हैं हानियों के बारे में। तो हानियाँ दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है स्थिर हानियाँ या इसे हम स्ट्रे हानियाँ भी बोलते हैं, और एक होती है परिवर्तित हानियाँ जिसे हम कॉपर हानियाँ भी बोलते हैं। स्थिर हानियाँ जो है ये दोस्तों भार पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, भार पर निर्भर नहीं करती है। परिवर्तित हानियाँ जो है ये भार पर निर्भर करती है। आगे इसका भार निर्भर करती है किसका नाम, भार पर। अगर भार हम बढ़ाएंगे तो कॉपर हानियाँ बढ़ेगी, भार हम घटाएंगे तो कॉपर हानियाँ भी घटेगी। ये हानियाँ कहाँ पे होती है दोस्तों, तो ये हानियाँ जो है वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। कौन से किसके कारण उत्पन्न होती है परिवर्ती हानियाँ, ये होती है वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो बात करें स्थिर हानियों की, तो स्थिर हानियाँ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है घर्षण हानि और एक होती है कोर हानि या फिर आयरन हानि। घर्षण हानियाँ ट्रांसफार्मर में इसका मान शून्य होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ नहीं होती है। घर्षण हानियाँ किस में होती है, सिर्फ मशीनों में होती है घर्षण हानियाँ। अब होती है कोर हानि, और कोर हानि या आयरन हानि की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है भंवरधारा हानि जिसे हम एडी करंट हानि बोलते हैं, और एक होती है हिस्टेरेसिस हानि। क्या होता है भंवरधारा हानि, इसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो लेमिनेटेड क्रोड का हम प्रयोग करते हैं। किसके निवारण के लिए, भंवरधारा हानि के निवारण के लिए। और एक होती है हिस्टेरेसिस हानि, इसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक के पदार्थ का, निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों WN बराबर KF/BM 1.6V। कितना होता है, KF/BM 1/6V। एडी धारा हानि का फॉर्मूला क्या होता है, WE बराबर KF²BM²T²। ठीक है, क्या होता है, KF²BM²T² जो है एडी धारा हानि का फॉर्मूला है। वोल्टता नियमन वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, VNL माइनस VPL या VPL या VFL ठीक है इंटू 100। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है कि ताम्र हानि और आयरन हानि यदि बराबर है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, अधिकतम होगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ये होती है 95 से 98% के मध्य होती है। कितनी होती है, 95 से 98% के मध्य होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पूर्ण भार के 50% पर प्राप्त होती है। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पूर्ण भार के 50% पर प्राप्त होती है। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग किया जाता है, तो डेल्टा स्टार का, ये भी आपको याद रखना है, डेल्टा स्टार का उपयोग करते हैं वितरण ट्रांसफार्मर में। वितरण ट्रांसफार्मर कैसा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें N1 की संख्या N2 से ज़्यादा होती है, वही हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, वोल्टेज को घटाता है और धारा का मान बढ़ाता है। इसका संयोजन कैसा होता है, डेल्टा स्टार में किया जाता है इसका संयोजन। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है। कितनी होती है, एक कुंडली होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। यह स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो धारा ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कैसा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तथा इसका उपयोग हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग। ठीक है, किसका, हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं रखा जाता है। जो धारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी द्वितीयक वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में सदैव टैपिंग जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग में की जाती है। कौन सी वाइंडिंग में की जाती है, टैपिंग जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रदान की जाती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के बाद भाग की बात करें दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर का भाग बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये कार्य के दौरान आयल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है। जो आयल जो होता है इसको फैलने के लिए स्थान प्रदान कौन करता है, ये कंजर्वेटर टैंक ही प्रदान करता है। ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। रंग शुष्क है तो नीला होता है और नमी युक्त है तो क्या होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, अगर रंग शुष्क है तो क्या होगा, ब्रीदर का रंग नीला होगा, और नमी युक्त है तो क्या होगा, गुलाबी होगा। बात करते हैं बुकोल्ज रिले के बारे में, तो आयल ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, बुकोल्ज रिले। आंतरिक दोषों से सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो बुकोल्ज रिले ही प्रदान करता है। यह एक कैसा रिले है, तो यह एक गैसीय प्रचालित रिले होता है। बुकोल्ज रिले कैसा रिले है, गैसीय प्रचालित रिले होता है। ऑयल ट्रांसफार्मर खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑयल ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग किया जाता है, खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या है, इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करता है। क्या करता है, इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करता है खनिज तेल। रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। और पराविद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, 30 kV प्रति mm होती है इसकी पराविद्युत सामर्थ्य। अब देखते हैं स्कॉट संयोजन या TT संयोजन।
स्कॉट संयोजन को ही क्या कहते हैं, टीटी संयोजन भी कहते हैं। इसका उपयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग टीटी संयोजन या फिर स्कॉट संयोजन का हम प्रयोग करते हैं। ट्रीसरी वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित होती है। किस में संयोजित होती है, ट्रीसरी वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित होती है। इसका उपयोग जो है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में किया जाता है। कौन से ट्रांसफार्मर किया जाता है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर इसका उपयोग किया जाता है। और ये संयोजित किस में होती है, डेल्टा में संयोजित होती है। ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अगर समांतर संयोजन करना है हमको तो समान केवीए रेटिंग होना आवश्यक नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि जो हमने पढ़े थे कौन सा, ये परीक्षण के बारे में, तो लघु परिपथ परीक्षण में जो वाइंडिंग जुड़ी होती है वो कौन से साइड में जुड़ी होती है, लो वोल्टेज में जुड़ी होती है, हाई वोल्टेज में जुड़ी होती है। तो लघु परिपथ परीक्षण में जो वाइंडिंग हम जोड़ते हैं वो किस में जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग में, लो वोल्टेज में जुड़ी होती है, लो वोल्टेज साइड में जुड़ी होती है। किसको, लघु परिपथ परीक्षण जब करते हैं तो लघु परिपथ किसको करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं। और खुले परिपथ में जब परीक्षण करते हैं तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में खुला परिपथ परीक्षण किया जाता है। कौन सी साइड में, हाई वोल्टेज साइड में। हाई वोल्टेज साइड में खुला परिपथ परीक्षण किया जाता है, लो वोल्टेज साइड में लघु परिपथ परीक्षण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एकल कला प्रेरण मोटर, सिंगल फेज मोटर। बात करें सिंगल फेज मोटर की दोस्तों, तो सिंगल फेज मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट मोटरें नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग बलागुर्ण क्या होता है, निम्न या शून्य होता है। इसी वजह से क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर सामान्यतः 0.6 लैगिंग शक्ति गुणक पर कार्य करती है। कितने लैगिंग गुणक पर कार्य करती है, 0.6 लैगिंग शक्ति गुणक पर कार्य करती है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। जो इसकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है इसको एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थापित किया जाता है सिंगल फेज मोटर में। रनिंग वाइंडिंग क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध। रनिंग वाइंडिंग क्या होती है, जिसमें उच्च प्रेरकत्व होता है और निम्न प्रतिरोध होता है। स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात करें तो इसमें उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व होता है। किसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्री स्विच को उपयोग किया जाता है। कौन से स्विच को, अपकेंद्री स्विच को। अपकेंद्री स्विच क्या करता है, मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट करना। इसका कार्य क्या है, मोटर की गति जब सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट करना अपकेंद्री स्विच का कार्य है। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जो बना होता है ये इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है। कितने से कितने, 50 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड का होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बलागुर्ण उच्च होता है। जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है इसका बलागुर्ण क्या होता है, उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड से 2.5 माइक्रोफेरेड का उपयोग किया जाता है। जो कैपेसिटर रन मोटर होती है इसमें पेपर कैपेसिटर का उपयोग हम करते हैं। अब बात करें शेडेड पोल मोटर के बारे में, तो शेडेड पोल मोटर इसका प्रारंभिक स्टार्टिंग बलागुर्ण व शक्ति गुणक सबसे कम होता है। जो शेडेड पोल मोटर होती है इसका स्टार्टिंग बलागुर्ण जो है, स्टार्टिंग बलागुर्ण व शक्ति गुणक सबसे कम होता है। इसकी दक्षता कितनी होती है, 5 से 35% ही होती है शेडेड पोल मोटर की दक्षता। घूर्णन दिशा की बात करें तो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है इसकी घूर्णन दिशा। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि किस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है, तो शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं। जो यूनिवर्सल मोटर होते हैं इसके अभिलक्षण किसके समान होते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण। यूनिवर्सल मोटर जो है एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। ये मोटर जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है यूनिवर्सल मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर व रिलेक्टेंस मोटर की गति नियत होती है। जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है और रिलेक्टेंस मोटर जो होती है इसकी गति कैसी होती है, नियत होती है, अर्थात लोड पर निर्भर नहीं करती है। इन दोनों की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, लोड पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। रिपल्सन मोटर की बात करें तो रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रूस का उपयोग किया जाता है। कौन से ब्रूस का उपयोग किया जाता है, कार्बन ब्रूस का उपयोग किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। कितने डिग्री के कोण पर, 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रूस को। ठीक है। सर्ज मोटर
एकमात्र एक फेज मोटर है जो इकाई शक्ति गुणक पर कार्य कर सकती है। कौन सी मोटर? सर्ज मोटर। एकमात्र एक फेज मोटर है जो इकाई शक्ति गुणक पर कार्य कर सकती है। सर्ज मोटर शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक स्लिप पर कार्य कर सकती है। एक सर्ज मोटर जो होती है ये शून्य पे भी काम कर सकती है, धनात्मक पे भी काम कर सकती है, ऋणात्मक पर भी काम कर सकती है। कौन सी? ऋणात्मक स्लिप पर। सीलिंग फैन में अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। जो सीलिंग फैन होता है इसमें कौन सी वाइंडिंग उपयोग की जाती है? तो अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। वन फेज मोटर लेंज नियम पर कार्य करती है। जो एक फेज मोटर होती है कौन सी नियम पर कार्य करती है? तो लेंज के नियम पर कार्य करती है। एक फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। यदि मान लो एक फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी स्टार्टिंग के समय। छत पंखे की सामान्यतः गति होती है 350 से 400 आरपीएम तक होती है छत के पंखे की सामान्य गति। अब देखते हैं वन फेज मोटर, उसके प्रकार व उपयोग। बात करें स्प्लिट फेज मोटर की, जिसे हम प्रतिरोध फेज मोटर भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं किसमें? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग करते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग हम किस में करते हैं? तो ये हम करते हैं सीलिंग फैन में, टेबल फैन में हम किसका उपयोग करते हैं? तो स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग हम करते हैं आटा चक्की में, एयर कंडीशनर एसी में, रेफ्रिजरेटर में हम किसका उपयोग करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का। बात करें यूनिवर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर या सार्वत्रिक मोटर के बारे में, तो इसका उपयोग हम फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, ड्रिल मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, ट्रिमर में हम इसका किसका उपयोग करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। शेडेड पोल मोटर का उपयोग किस में करते हैं? खिलौने में, विद्युत घड़ी में, हेयर ड्राई में, छोटे टेबल फैन में हम किसका उपयोग करते हैं? शेडेड पोल मोटर का उपयोग करते हैं। बात करें हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में दोस्तों, तो इसका उपयोग हम टेप उपकरण, रिकॉर्डिंग उपकरण में, फोनोग्राफ में, घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में हम किसका उपयोग करते हैं? हिस्टेरेसिस मोटर का उपयोग करते हैं। प्रतिष्ठम्भ मोटर या रिलेक्टेंस मोटर, इसका हम उपयोग करते हैं सिग्नलिंग में और टाइमिंग डिवाइस में हम किसका उपयोग करते हैं? प्रतिष्ठम्भ मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं 3 कला प्रेरण मोटर। कौन सा पढ़ेंगे? 3 कला प्रेरण मोटर। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।